हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और हमारी स्टैटिक सीरीज ऑफ गवर्नर जनरल्स को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये जो हेस्टिंग्स को हम पढ़ने वाले हैं इनका पूरा नाम है फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स। इनका अगर हम टेन्योर देखें तो 1813 से लेके 1828 तक था। ओके, and certainly his arrival marked a shift towards more aggressive British expansion policies in India। ठीक है, अब जब ये आए, जिस वक्त ये इंडिया में आए तो इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस खड़े थे और ये सेटिस्फाइड नहीं थे उस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई अब हमें शांति रहकर या फिर हमें इंटरवेंशन ना करके से काम नहीं चलेगा, हमको आर्म्स तो उठाने ही पड़ेंगे, वेपनरी तो उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फर्दर भी हम देखेंगे कि ये आगे अपने टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में, बैटल्स में इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू हिज अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ आर्म्स। नाउ first of all, what did he do is he ended the policy of non-intervention। What did it mean? तो देखिए क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे। हमने पहले भी देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली के टेन्योर के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस वो लेकर आए थे, और सब्सिडरी अलायंस हो गया, रिंग फेंस पॉलिसी हो गया। ये पॉलिसीज क्या थी, ये इनडायरेक्टली जो है वो टेरिटरीज में इंटरप्ट करती थी दूसरे स्टेट्स के रूलर्स की। ठीक है, बट डायरेक्टली वॉर जैसा सिनेरियो कहीं पे भी क्रिएट नहीं होता था। तो इनका ये मानना था कि भाई अब ये नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है इसको हम बंद करते हैं, और इस पॉलिसी से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हमको एक्चुअल एक्सपेंशन करना है तो हमको बैटल करनी ही होगी, हमको वेपन उठाने ही होंगे। When he arrived in India, he complained that his predecessors had left him with a number of quarrels, okay, each of which demanded the decision of arms. The two most serious battles were the Gurkha uprising, ठीक है, इसको हम एंग्लो नेपाल वॉर भी बोलते हैं, एंड द पिंडारी थ्रेट। ठीक है, तो ये फर्दर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का रीजन होता है उसके पीछे। Soon after his arrival, he was forced to fight the Gorkhas who had begun raiding the northern reaches of the Gangetic Plains. हम देखते हैं एंग्लो नेपाल वॉर विच इज ऑल्सो नोन एज गोरखा वॉर। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो है 1814 से लेके 1816 तक। तो ये 2 इयर्स तक जो है ये वॉर जो है वो रन होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, ये जो गोरखा कम्युनिटी होती है, आज भी जब हम आर्मीज में देखते हैं अपनी की गोरखा रेजिमेंट एक अलग से नेपाल की जो है वो हमारी आर्मी में डिप्लॉयड है और वो हमारे लिए जो है वो सर्विस देते हैं। ठीक है, तो इनका क्या काम था, गोरखा कम्युनिटी क्या करती थी कि वो अपने ऊपर, आप जब नेपाल की मैप को देखोगे, नेपाल की लोकेशन को आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो आपको पता है कि उनके नॉर्दर्न साइड पे जो है वो चाइना है और सदर्न साइड पे जो है वो यूपी बिहार ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है वहां पर आते हैं। ठीक है, तो गोरखा कम्युनिटी ये करती थी कि भाई उनको जो है एक्सपेंशन करना था। ठीक है, उनके रूलर्स को एक्सपेंशन करना था, तो वो ऊपर चाइना के वहां पे भी वो प्लंडरिंग करते थे और बैटल लड़ते थे, और नीचे भी वो प्लंडर, हमारे इंडियन स्टेट्स में भी वो प्लंडर करने की कोशिश करते थे। ठीक है, बट चाइना में क्योंकि उनको काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे सप्रेस कर दिया जाता था, तो वहां से तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लो हो गया था। बट व्हेन दे वर ट्राइंग टू कम एंड एंटर इन इंडिया, तो यहां पे इनको लगा कि भाई ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं इनसे हमें थोड़ा सा हाथ पे हाथ, दो हाथ करने होंगे। तो यहां पे इन्होंने जब एंट्री ली और यहां पे प्लंडर करना चालू किया, एक्सपेंशन करना चालू किया, तो यहां जो है वो इनके सामने खड़े होते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो दिस ऑल फैक्टर्स लेड टू द एंग्लो नेपाल वॉर। Causes were the border disputes, expansionist aims, and tensions over the Nepal's influence in the Terai region. What was the cause? British forces eventually won due to superior military resources. ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है, ब्रिटिश फोर्सेस तो जीत जाती हैं, बट उनको एक डर लगा रहता है क्योंकि जो गोरखा रेजिमेंट होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि भाई ये जो है इनसे अब हम अभी फिलहाल के लिए तो जीत गए हैं, बट इनकी जो एबिलिटी है, इनका जो पोटेंशियल है, इनका जो कैलिबर है, वो फ्यूचर ब्रिटिश फोर्सेस के लिए काम आ सकता है, और इसलिए वो अपने अंडर अपनी आर्मी में जो है वो उनको ले लेते हैं, और गोरखा रेजिमेंट फिर फर्दर जो है वो ब्रिटिश आर्मी को भी सर्विस देने लगती है। अब इसके साथ जब इस वॉर को जो एंड करती है ट्रीटी, वो होती है हमारी ट्रीटी ऑफ सुगाली विच वाज साइंड द ईयर ऑफ 1816। एंड इसके जरिए क्या होता है, तो 2 टेरिटरीज जो कि एक होती है हमारी कुमाऊं और गढ़वाल रीजन्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ में लग जाते हैं। ठीक है, नाउ
द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, तो अभी हमने देखा कि भाई एंग्लो नेपाल वॉर जो है, गोरखा वॉर जो है वो इस तरीके से हुई। अब जो है हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे तो दो रीजन थे, एक था पिंडारी वॉर और दूसरा रीजन था ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पूना के तहत क्या किया गया था, काफी ज्यादा जो है मराठा कॉन्फेडरेसीज को जो है वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर आने के लिए फोर्स किया गया था, और उसी वजह से जो है वो एक रीजन था कि एंग्लो मराठा वॉर जो है वो हुई थी। ठीक है, अब पिंडारीज वॉर किस तरीके से इसका रीजन होती है, तो देखिए इसके पहले आपको समझना होगा कि पिंडारीज कौन थे। तो पिंडारीज ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे प्लंडरर्स थे, ऐसे स्कैवेंजर्स थे कि वो ये कोशिश करते थे कि भाई हम प्लंडरिंग करके, हम लूटा मारी करके जो है वो अपना लाइवलीहुड रन करें। ठीक है, और मराठास के साथ वो लड़के उनकी आर्मी में जाके उनके लिए लड़ते थे, उनके फेवर में लड़ते थे उनके दुश्मनों से, और फिर इसके बदले में वो कुछ भी फीस नहीं चार्ज करते थे। बट फर्दर उनको मराठास जो है वो ये चार्ज देते थे कि जो भी एरिया जो है वो उनको कब्जा लेंगे उसमें वो प्लंडरिंग कर सकते हैं, उसमें वो लूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पिंडारीज। अब पिंडारी की फर्दर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ, और ये जो है वो एक तरीके से सुप्रीमेसी पे आ जाता है मराठा की, क्योंकि पिंडारीज जो है वो कहीं ना कहीं मराठा आर्मी के एक पार्ट होते हैं। तो उनको लगता है कि भाई अगर पिंडारीज पे आक्रमण किया है इसका मतलब हम पे आक्रमण किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक रीजन होता है कि क्यों जो है वो मराठास जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ इतना फ्यूरियस हो जाते हैं। ऑल्दो फर्स्ट और सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं वो भी एक बेस क्रिएट करती हैं ऑफ द हैपनिंग ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बट ट्रीटी ऑफ पूना एंड द पिंडारी थ्रेट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. So the cause is Hastings sought to curb Maratha independence, seeing their power as a barrier to the British hegemony. ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का ये मानना था कि भाई अगर हमको अच्छे से एक्सपैंड करना है, पैन इंडिया एक्सपेंशन करना है, तो हमको ये देखना होगा कि क्या क्या जो है वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन से ऐसे कॉन्फेडरेसीज हैं जो कि ब्रिटिश हेजेमनी में एक थ्रेट बनी हुई हैं. Now, of course, British forces defeated key Maratha leaders, including the Peshwa, होलकर, भोसले, effectively dismantling Maratha power. ठीक है, इसमें जो सिंधिया थे और गायकवाड़ थे वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साइड से ही थे, तो इसलिए हम जो है होलकर, भोसले और पेशवा की ही यहां पर बात कर रहे हैं. Now, what was the outcome? The Maratha territories were annexed. They were totally annexed, okay, marking the end of the Maratha Empire. यहाँ पे जो है वो मराठा एम्पायर का समापन हो जाता है. It ended the Maratha Empire. पेशवाशिप का जो है वो पूरा कंप्लीशन हो जाता है इन 1818. ये क्वेश्चन काफी आता है कि पेशवाशिप जो है वो किस ईयर में एंड करी गई थी, तो 1818 में उसका भी एंड हो जाता है. ओके, और यहाँ से जो है वो फिर एक न्यू जो है वो एक जनरेशन होती है एक्सपेंशन की ब्रिटिशर्स की. The Peshwa was pensioned off and exiled, and the British established the Bombay Presidency in 1818. ठीक है, अब ये जो फर्दर जो भी टेरिटरीज छोटी छोटी होती हैं उनको मिलकर ब्रिटिशर्स एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट कर देते हैं in the year 1818. Now, policy of subsidiary alliance continuation. We know that Lord Wellesley was responsible for bringing the policy of subsidiary alliance, but Lord Hastings worked towards it in again by conquering these territories and making it under the subsidiary alliance system. तो the first was the kingdom of Nagpur. इसको जो है वो 1816 में annex किया गया था under this policy. Then came the Rajput states. फिर आप देखिए किंगडम ऑफ भोपाल जो है वो 1818 में subsidiary alliance के अंडर लिया गया. फिर आप देखिए पेशवाज मराठा कॉन्फेडरेसी, ये तो हमने देखा, इसको पूरा ही जो है वो फर्दर सब्सिडरी अलायंस के अंदर ले लिया जाता है. फिर उसके बाद आते हैं हमारे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, और फिर आते हैं हमारे होलकर ऑफ इंदौर. ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि इन इतने सारे स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस के अंडर जो है वो अपने एनेक्स कर लिए थे. नाउ रैयतवाड़ी सिस्टम विच केम इन द ईयर 1820 अंडर द लीडरशिप ऑफ थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड. ठीक है, अब मेनली ये दोनों तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बट ये टेन्योर में किसके आया था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टेन्योर में ये आया था. ठीक है, अब देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो एक तरीके से लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है. हमने पढ़ा था कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था इन 1793. उसके बाद हम देखें तो रैयतवाड़ी सिस्टम आया था. इसके थ्रू क्या होता था कि हमने उसमें देखा था कि क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे उनको एक तरीके से ओनरशिप दे दी गई थी डायरेक्टली, बट रैयतवाड़ी सिस्टम में जो है वो जमींदार का रोल ऑफ मिडलमैन पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है और डायरेक्ट लैंड की ओनरशिप दे दी जाती है फार्मर्स को. ठीक है, तो डायरेक्ट लैंड की जो ओनरशिप है
वो आ जाती है किनके हाथ, फार्मर्स के, या फिर आप बोलो पीजेंट्स के हाथ, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्टली तो इनके पास ओनरशिप आ गई, तो आपको तो लगता है कि नाउ इट इज गुड फॉर देम, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। समवेयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता था कि फॉर द ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम, एक जब टाइम गुजरता था तो ब्रिटिशर्स के टैक्सेस भी बढ़ते थे, क्योंकि उनको रेवेन्यू हमेशा जो है वो बढ़ाना होता था। तो जब उनके टैक्सेस बढ़ते थे, जब रेज होते थे, तो उनको फार्मर्स के ऊपर प्रेशर आता था कि भाई अब हमको जो है वो इतना टैक्स पे करना है, अब अगर इतनी यील्ड नहीं हुई तो इतना टैक्स कहां से पे करेंगे। तो एट द एंड उनको जाना तो किनके पास ही पड़ता था, मनी लेंडर्स के पास, ठीक है। तो एट द एंड जो प्रॉब्लम, जो रूट प्रॉब्लम थी कि लोन की जो प्रॉब्लम उनके ऊपर आ रही थी, वो तो आज भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि लोन लेने के लिए तो उनको किसके पास जाना पड़ रहा है, मनी लेंडर्स के पास ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। उस टाइम भी भले ही वो जमींदार से लोन लेते थे और यहां पे वो मनी लेंडर्स से लोन ले रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, बट ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रूट प्रॉब्लम थी, जो रूट कॉज था उनके डिस्ट्रेस का, वो सॉल्व नहीं हो पाया। सो ये था हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम, ओके। इंट्रोड्यूस इन द 1820 थॉमस मुनरो एंड द अलेक्जेंडर रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लेकर आया गया था। और फीचर्स अगर हम देखें तो फार्मर्स वर कंसीडर्ड ओनर्स ऑफ द लैंड एंड कुड सेल, मॉर्टगेज और गिव अवे लैंड, ठीक है। तो वो या तो जो है वो उसको रेंट पे भी रख सकते थे, या फिर वो उसको पूरी तरीके से सेल भी कर सकते थे। देन द गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम दी फार्मर्स। ये मैंने आपको बताया कि भाई फार्मर से डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। थर्ड इज द रेवेन्यू रेट फॉर ड्राई लैंड वॉज 50% एंड 60% फॉर द इरिगेटेड लैंड, ठीक है। तो ड्राई लैंड के लिए जो है वो 50% फिक्स था और इरिगेटेड लैंड के लिए है वो है 60% फिक्स था। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई क्या क्या चीजें हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई है, फिर गोरखा वॉर हुई है, पिंडारी थ्रेट भी आया है, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन हुई है, काफ़ी स्टेट्स को एनेक्स किया गया है अंडर दी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी पॉलिसीज जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टेन्योर में आई थी। सबसे एक मेजर चीज़ तो इन्होंने करी थी वो थी कि एजुकेशन को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, ठीक है। इन्होंने एक ये लेकर आए थे द GCPI विच स्टैंड्स फॉर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये लेकर आए थे इन द ईयर 1823। और ये इंडिया का पहला एजुकेशन डिपार्टमेंट था जो कि कॉलोनियल लोगों के द्वारा यहां पर डिपार्टमेंट को बनाया गया था, ठीक है। तो GCPI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहां पे सेरमपुर कॉलेज भी डेवलप किया गया था, सेरमपुर कॉलेज टू स्प्रेड दी वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज को काफ़ी प्रमोट किया करते थे, क्योंकि दे वांटेड कि समहाउ क्रिश्चियनिटी जो है वो काफ़ी लोगों में स्प्रेड होनी चाहिए, और क्रिश्चियनिटी वाज वे मोर सुपीरियर, राइट। तो इसलिए वो कोशिश करते थे कि मिशनरीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। इसलिए उनका मानना था कि ऐसे जो एजुकेशन क्राइटेरिया होते हैं, या फिर ऐसे एजुकेशन हम स्कूल्स को डेवलप करें या फिर कॉलेजेस को डेवलप करें जहां पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेड को जो है वो काफ़ी इन्होंने एनकरेज किया था। चाइना से इन्होंने ट्रेड किया था, और ओपियम का ट्रेड इन्होंने किया था स्टार्ट उस टाइम पे चाइना से, ओके। एंड GCPI तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। लेट्स सी द फंक्शन। एडवाइसिंग द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन मैटर्स, हैंडलिंग इंडियन क्रिटिसिज्म्स एंड प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू द पार्लियामेंट। तो ये जो था ये आपके मेजर लैंडमार्क चीज़ें थी, इंसिडेंट्स थे जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के टेन्योर में हुए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। और इस और आगे सीरीज में और गवर्नर जनरल्स को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।